स्वागत है आपका केटीजी थर्मो के 19वें लेक्चर में। और आज जितनी बातें हैं ये ज्यादातर एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले क्लास में हम लोग इंजन्स के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ डाउट्स करेंगे इंजन्स में। आगे हम लोग अगली क्लास में हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, वो सब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कुछ अच्छे अच्छे सवाल और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स करेंगे जो जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम लोग जमीन से ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड के साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटता है और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। सी सरफेस पे जो प्रेशर होता है उसको पी नॉट कहते हैं। सरफेस सी लेवल का अगर दिया जाए तो उस पर जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? पी नॉट। तो ये सी लेवल है और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो ये एक्सपोनेंशियली घटता है। इस ग्राफ का इक्वेशन ये होता है, किसी भी हाइट पे प्रेशर होता है पी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस mgh बाय RT। कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ एयर। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। H क्या है? सी लेवल का, मतलब ये हाइट एल्टीट्यूड। H जिसपी एल्टीट्यूड पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर। इस तरह से ये प्रेशर वेरी करता है। अब इसका डेरिवेशन भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी सा है, किसी काम का नहीं है। HCV में किया हुआ है, इसको देखने का मन करे वो कर सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत बार डायरेक्टली भी पूछा जाता है और कई जगह पे यूज होता है। जैसे आगे हम लोग जब फ्लूइड पढ़ेंगे तो वहां भी इसका यूज पड़ेगा, ठीक। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर। एक बात और, एक होता है यूनिफॉर्मली घटना, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और इसको बोलते हैं ड्रास्टिकली घटना, तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। दो चीज आप समझ रहे हैं? एक होता है यूनिफॉर्मली घटना, तो स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना, तो ऐसे दिखाते हैं। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने का मतलब कि बहुत ड्रास्टिकली, बहुत तेजी से घट रहा है। तो इसका रीजन ये है, द एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इज ड्यू टू इसके दो कारण हैं। पहला कि जैसे जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए अभी आप यहां हैं, तो इसके ऊपर जो एयर का हाइट है वो बहुत ज्यादा है। अब एरोप्लेन में चले जाओ, तो एरोप्लेन के ऊपर जो एयर का हाइट होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन हाइट ऑफ एयर कॉलम, हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव, ठीक है। जो हाइट ऑफ एयर कॉलम है वो घट जाता है। और दूसरा, जो एयर का डेंसिटी है ना वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता, हर जगह अलग अलग होता है। अर्थ के सरफेस के पास ये डेंसिटी ज्यादा होता है क्योंकि हेवियर गैसेस नीचे बॉटम में बैठे होते हैं, लाइटर गैसेस कहां होते हैं? ऊपर होते हैं। तो सेकंड है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डेंसिटी एट अपर लेवल। तो इन दो कारणों से, अगर सिर्फ एक कारण होता तब ये ग्राफ लीनियर होता, लेकिन क्योंकि दो कारण है इसलिए ये ड्रास्टिकली घटता है। और यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट कहते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। उसका दो कारण है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल। अभी नॉर्मली कितना होता है ये? 10 टू द पावर 5 पास्कल। अगर ह्यूमन बॉडी का एवरेज एरिया देखा जाए तो वो 2 मीटर स्क्वायर है। ह्यूमन बॉडी का एवरेज एरिया कितना होता है? 2 मीटर स्क्वायर। तो फोर्स अगर देखेंगे आप, हम लोग जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना? 10 टू द पावर 5 पास्कल, मतलब 1 लाख पास्कल। ह्यूमन बॉडी का एरिया 2 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 लाख न्यूटन का ये फोर्स है। फिर भी हम लोग इस फोर्स को फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है
वो उसको बैलेंस कर देता है। अब ब्लड प्रेशर तो यहाँ के लिए बना है, जब हम लोग माउंटेनिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो उतने हाई लेवल पे ब्लड प्रेशर तो उतना ही है, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम। तो अंदर से चीजें हम लोग जानते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक फ्लूइड्स फ्लो करता है, तो लिक्विड मतलब जो ब्लड है हमारे बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो नाक से, कान से, आंख से खून निकलने लगता है। तो इसलिए माउंटेनियर्स लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। आप देखे होंगे एरोप्लेन वगैरह में हमेशा एसी ऑन रखा जाता है, हमेशा। ठंड के दिन में भी तो वो खूब ठंडा लगेगा, लेकिन एसी ऑन रखेगा। क्यों? ताकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि वहां कोई दिक्कत ना फील। ये बात क्लियर है? एक बार किसी के पास HCV है तो ये एक्सप्रेशन चेक कर लो, ये ठीक है ना? HCV है तो चेक कर लो एक बार एक्सप्रेशन फाइनल। कुछ छूटते ना क्या इसमें? ये लिखा हुआ, बोलो क्या लिखा हुआ है? ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगला जो सवाल है वो सवाल है कि ये सवाल भी HCV का है, ये सवाल भी HCV के वर्कड आउट एग्जांपल का है। जहां मैंने एक सवाल छोड़ दिया था वो हम लोग कर लेते हैं आज। वर्कड आउट एग्जांपल का ये सवाल है, और ये मरकरी पहले वाला सवाल बहुत फेमस है। एक बार क्या हुआ कि सेम सवाल एक कोई केमिस्ट्री की बुक है उसमें डाल दिया गया, पियर्सन पब्लिकेशन की कोई बुक है। अब बच्चे लोग बनाते बनाते ये सवाल बना नहीं, तो पहुंच गए पंकज सर के पास। अब सर पूरा दिमाग लगा रहे हैं कि केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट से काहे नहीं बन रहा है। हम वहां पे थे तो हम पहले देखे नहीं कि सर इतना परेशान है, और पूरा लगे हुए। तो फिर जब बार बार सुनते 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 मैं लगा सर ये तो फिजिक्स का लग रहा है, एक बार दीजिए। तो कह रहे ये तो HCV का सवाल है। तो कई बार ऐसा खेल खेल लेते हैं, मतलब केमिस्ट्री वाले बुक अपने आप को बहुत माहिर करने के लिए फिजिक्स का कोई क्वेश्चन उठा के डाल देंगे, और फिजिक्स वाले बुक कभी कोई अपने आप को माहिर साबित करने के लिए कोई चीज केमिस्ट्री का उठा के डाल देंगे ताकि आपसे निबंध ना करे। ठीक है, मान लो आपने भी गैसेस स्टेट पढ़ा है, रियल गैस इक्वेशन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा नहीं की है। एक टर्म होता है Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब किसी किसी आपको फिजिक्स बुक में वो मिल जाएगा, अब वो केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ सिलेबस चीज हो, वो केमिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन फिजिक्स में हो सकता है आप पहले पढ़ लिए तो वो पता ही नहीं, तो आपको वो सवाल बन ही नहीं रहा। तो ऐसा होता है कई बार। तो खैर एनीवे ये सवाल लिखते हैं हम लोग। इसका फोन बज रहा है भाई? हाँ, घर वाली का है। नहीं, पराठे दिए थे, खाए कि नहीं ये पूछने के लिए कॉल कर रही होगी। नहीं, मम्मी का तो नहीं हो सकता, मम्मी पापा लोग को पता होता है कहीं बेटा बेटी को तुरंत तो छोड़ के आए हैं। तो ये घर वाली का हो सकता है या बाहर वाली का हो सकता है। अब है, चलिए तो लिखिए आप लोग ये सवाल। A thin tube, अच्छा ये सवाल किसी से बना है? ये सवाल HCV का वर्कड आउट एग्जांपल किसी से बना है? किसी से सवाल? अच्छा ठीक, लिखिए। A thin tube of uniform cross section, a thin tube of uniform cross section is sealed at both ends. 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 Full stop. It lies horizontally. It lies horizontally with the middle 5 centimeter containing mercury. With the middle 5 centimeter containing mercury, and the parts on its two sides, containing air at the same pressure P. Containing air at the same pressure P. Containing air at the same pressure P. मतलब सवाल ये है कि इस तरह से एक ट्यूब है जो अभी हॉरिजॉन्टल है, और इसके दोनों एंड को हम लोग क्या कर दिए हैं? सील कर दिए।
मतलब इधर वाला एंड को भी सील कर दिया, इधर वाले भी एंड को सील कर दिए हैं। और इसका जो मिडिल है, ये मान लेते हैं मिडिल है, तो ये जो मिडिल है इसमें क्या है, मरकरी है। और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसको मरकरी पैलेट कह सकते हैं। और मरकरी क्या होता है, लिक्विड की गैस, लिक्विड। तो गैसियस लॉ इसके लिए लगाएंगे, मरकरी के लिए नहीं लगाएंगे? अच्छा ठीक है, तो Hg के लिए नहीं लगाओगे। दूसरा, मरकरी एक लिक्विड है, इसका मतलब ये इनकंप्रेसिबल होगा। लिक्विड्स क्या होते हैं? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंप्रेसिबल? मतलब इनका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं करता है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा इस ट्यूब का, तो वॉल्यूम हो गया A × 5, तो वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहेगा। बाकी ये जो 2 एंड है उसमें एयर है, ये जो 2 एंड है इसमें एयर है। ये एयर इस पे इधर प्रेशर लगा रहा होगा, ये प्रेशर कह रहा है कितना है, P है। कितना है ये प्रेशर, P। अब इतना पढ़ के आपके मन में क्या क्या बात आना चाहिए? सबसे पहला बात तो आपको ये आना चाहिए कि जब हम लोग गैस इक्वेशन लिखेंगे तो वो किसके लिए लिखेंगे, एयर के लिए लिखेंगे। और उसमें एक बात बताया गया था, जब भी गैस इक्वेशन लिखते हैं तो किसी एक कंटेनर, किसी एक चैम्बर के लिए लिखते हैं। इसका मतलब जब हम लोग गैस इक्वेशन लिखें तो इसके लिए इंडिविजुअली लिखेंगे और इसके लिए इंडिविजुअली लिखेंगे। क्या आपकी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा बात कि ये जो मरकरी पैलेट है ये हॉरिजॉन्टली और यहां रुका हुआ है, इसका मतलब है कि इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर, अच्छा ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये प्रेशर सेम है, लेकिन नहीं भी दिया जा सकता था, ये फिर भी सेम होता, क्योंकि अगर ये रुका हुआ है यहां तो ऑब्वियस बात है इधर इधर से प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर नहीं प्रेशर सेम होता तो क्या होता, जिधर इधर से प्रेशर ज्यादा होता तो इधर मूव कर जाता, तब तक जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये मिडिल का 5 सेंटीमीटर में है, मतलब इधर का लेंथ और इधर का लेंथ क्या होगा, जो भी लेंथ होगा इक्वल होगा। तो अभी हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो भी लेंथ होगा ग्रीन से दिखा दिए कि इक्वल होगा। आगे पढ़े सवाल, इतना जो पढ़े उसका मीनिंग समझ लिए हम लोग, आगे पढ़ते हैं, उस मतलब आगे लिखिए सवाल। When the tube is held, बहुत लंबा सवाल है ये, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसमें। When the tube is held, when the tube is held at an angle of 60 degree with vertical, when the tube is held at an angle of 60 degree with vertical, at an angle 60 degree with vertical, comma, the length of air column, the length of air column above and below the mercury pellet, the length of air column above and below the mercury pellet are 46 centimeter, are 46 centimeter and 44.5 centimeter respectively. Are 44.5 centimeter respectively. मतलब अब कुछ लोग आगे भी ऐसे पढ़ रहे हैं कि जब ये जो ट्यूब था इसको हम लोग वर्टिकल से कितना एंगल पे हेल्ड किए, 60 डिग्री पे। मतलब ये ट्यूब पहले हॉरिजॉन्टली था, अब इस ट्यूब को ऐसे रख दिए। तो अभी बताओ, इस ट्यूब को मान लो ऐसे करोगे तो क्या होगा, ये जो मरकरी है इसको थोड़ा कंप्रेस करेगा, बोलो, और ये मरकरी थोड़ा सा इधर मूव करेगा, मतलब इसका जितना भी लेंथ था उससे थोड़ा कम लेंथ यहां रहेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ये मरकरी अभी भी कितना लेंथ का रहेगा, 5 ही सेंटीमीटर का, लेकिन यहां जो एयर होगा उसका जो लेंथ होगा वो लेंथ इस वाले लेंथ से कम होगा, और यहां जो एयर होगा इस वाले पार्ट में उसका जो भी लेंथ होगा वो इस वाले लेंथ से ज्यादा होगा। और ये लेंथ दिए हुए हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि अबव जो है वो 46 सेंटीमीटर है और ये कितना है 44.5।
पूरा लेंथ ऑफ ट्यूब तो यहां पता है हम लोग को, पूरे ट्यूब का लेंथ कितना है 46 प्लस 44 कितना हो गया 90, 95.5 लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो गया 95.5। और लेंथ ऑफ ट्यूब यहां से कितना लिखोगे, इस लेंथ को हम L0 मान ले, इसको भी L0, तो ये कितना हो गया 2L0 प्लस 5 लिख दे, तो 2L0 का वैल्यू कितना 90.5, तो L0 कितना 45.25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है वो वैल्यू निकल गया हम लोग को, जो पहले अननोन था अब ये क्या हो गया है known। अच्छा इतना पढ़ के और क्या समझेंगे, जैसे आप जो चैप्टर बना रहे हैं सवाल, उस चैप्टर की बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि अच्छा जब ये ऐसे आएगा तो ये वाला जो एयर है वो क्या हो गया कंप्रेस हो गया, मतलब इसका प्रेशर पहले P था, अब जो प्रेशर है वो चेंज हो गया होगा, कंप्रेस हो गया ना। इसका जो वॉल्यूम था, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लूं तो इसका वॉल्यूम था AL0 पहले, अब कितना वॉल्यूम हो गया A इंटू 44.5, तो प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। टेम्परेचर ये कहा है कि सिस्टम में कांस्टेंट है, आगे लिखेंगे हम लोग, तो टेम्परेचर कह रहा है कांस्टेंट है, तो कौन सा लॉ बॉयल्स लॉ, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू, आप ये समझ पा रहे हैं इस तरह से। खैर आगे लिखिए सवाल अब, कैलकुलेट द प्रेशर P, कैलकुलेट द प्रेशर P इन सेंटीमीटर ऑफ Hg, कैलकुलेट द प्रेशर P इन सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब ये वाला जो P है यही आपको निकालना है, ये पहले वाला जो P था ना ये निकालना है, और किसमें निकालना ये भी दिया हुआ है सेंटीमीटर ऑफ Hg में निकालना है आपको। इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट टू 30 डिग्री, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर आपको यूज पड़ा तो आप उसका वैल्यू कितना ले लीजिएगा 30 डिग्री सेल्सियस ले लीजिएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए डिस्कस करें इसको। तो देखिए अब यहां जो एयर होगा उसका प्रेशर हम लोग P1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, और यहां जो एयर होगा उसका प्रेशर मान लेते हैं P2। ठीक, इस वाले चैम्बर के लिए हम लोग बॉयल्स को लिख दें, लिखिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए बॉयल्स को लिखेंगे, लिखो। तो हम लोग लिख रहे हैं फॉर लेफ्ट चैम्बर, लेफ्ट चैम्बर के लिए बॉयल्स को लिख रहे हैं, लेफ्ट चैम्बर के लिए क्या लिख रहे हैं बॉयल्स को। क्या लिखोगे इसके लिए, प्रेशर है P, एरिया है A, इंटू लेंथ कितना है 45.25 सेंटीमीटर, याद रहे ये कितना है 45.25 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं ये जो प्रेशर P है वो किसमें है सेंटीमीटर ऑफ Hg में ही है, किसमें है प्रेशर, ठीक है। अब ये जो P1 है, यहां का प्रेशर लिखोगे P1 इंटू यहां का वॉल्यूम एरिया A इंटू 44.5, तो A से A कट जाएगा, P1 का वैल्यू क्या लिख दूं मैं P इंटू 45.25 बाय, और ये किसमें होगा सेंटीमीटर ऑफ Hg में ही होगा, मतलब P1 का भी वैल्यू किसमें है सेंटीमीटर ऑफ Hg में। इस तरह P2 के लिए लिख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट P2 के लिए लिख दूं, राइट चैम्बर के लिए लिखेंगे तो P2 के लिए आ जाएगा, बताइए P2 के लिए कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप लोग P इंटू 45.25 बाय 46, और ये सब किसमें आएगा सेंटीमीटर ऑफ Hg में आएगा। अच्छा ये वाला सेंटीमीटर में था, ये वाला भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो ये इसमें दिक्कत नहीं, तो P1 P2 आ गया। अब देखिए आगे ध्यान से, इस मरकरी पैलेट का अगर FBD बनाया जाए, FBD सुने आप लोग, कहां पढ़े थे लॉज ऑफ मोशन एक चैप्टर आता था याद करो, वहां पे FBD बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम होता था कि इस पे सारे फोर्सेस को दिखाइए, ठीक। तो ये जो मरकरी है इसका वेट mg लगेगा ना, किधर लगेगा वेट mg, देखो ऐसे लगेगा। अच्छा ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
ये अपना थीटा हो गया। तो mg का नीचे कंपाउंड कितना हो गया, mg मतलब mg का कंपाउंड क्या, mg नीचे हो गया mg, इधर की तरफ mg sin 30, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे दिखा देता हूं रेड से, ये जो mg है उसका इधर की तरफ हो गया mg sin 30, और sin 30 पहले 1/2 हुआ करता था, तो इसको हम लोग लिख देते हैं mg/2, ठीक है। अब देखिए इधर से ये बढ़कर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स इधर से, फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू, इधर से फोर्स कितना लगेगा P1 इनटू A, और इधर से कितना फोर्स लग रहा है P2 इनटू A, और ये mg/2 भी, बोलो। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, इधर चलिए ये क्या लिखा हुआ है P2A, ठीक है, प्लस, अच्छा यहां पे एक बात और बता मेरे को, P2A हो गया, ये हो गया फोर्स, लेकिन ये जो P2 है वो किसमें है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में, मतलब वो बेसिकली हाइट के फॉर्म में है P2। तो हाइट से प्रेशर निकालने के लिए आप याद करिए रो जी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं कहूं कि प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, कितना है, तो इसको न्यूटन में लिखने के लिए सीधा एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, नहीं, पहले तो उसको पास्कल में चेंज कीजिए, और पास्कल में कैसे चेंज करेंगे, 76 तो हाइट हो गया h इंटू डेंसिटी ऑफ Hg इंटू रो, आपको याद है ना h रो g, ये होता था फॉर्मूला। तो ये हुआ प्रेशर, मतलब 76 सेंटीमीटर का मतलब प्रेशर ये होता है, वो 76 सेंटीमीटर तो सिर्फ हाइट है ना, उसमें रो जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एसआई सिस्टम में लिखने के लिए। एसआई सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि इधर पे एसआई सिस्टम है सब। तो ये P2 किसमें है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में है, इसलिए यहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक हम लोग को, रो जी, और वो रो किसका डेंसिटी है, मरकरी का, ठीक है, इनटू A। इसमें दिक्कत है ना वो, इसमें दिक्कत होता है बहुत लोगों को, किसी को दिक्कत है क्योंकि P2 जो है वो डायरेक्ट प्रेशर नहीं लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में ही निकालना है, इसलिए हम लोग उसको ऐसे लिखे। तो P2 हो गया इतना, P2 इंटू रो जी कर दिया ताकि प्रेशर हो गया, इंटू A क्या हो गया, एरिया, ठीक है। ये इधर से फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है mg/2, और एक फोर्स कौन सा लग रहा है, इज इक्वल्स टू, इधर से कितना लग रहा है P1 रो जी A, ठीक है। एक लाइन और करेंगे हम लोग सॉल्यूशन, mg, m क्या है, इसका मास, इसका मास कितना लिखेंगे, इसका मास लिखेंगे इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम कितना लिखोगे, एरिया इनटू इसका लेंथ 5, ये हो गया वॉल्यूम इनटू रो, डेंसिटी बोलो, इनटू जी। मास क्या लिखे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी था तो जी लिख दिए /2 इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो सबको, तो रो जी ए कॉमन है उधर भी, P1 माइनस P2। अब बहुत से यूनिट्स देखिएगा, यूनिट पे बहुत ध्यान देना है इसमें, G जो भी था यहां भी G ही था, खत्म, रो जो भी था यहां भी, A जो भी था A यहां भी वही था, ये 5 किस में है, सेंटीमीटर में, और देखो P1 P2 भी किस में है, सेंटीमीटर। यही चीज ध्यान में रखना कि दोनों साइड यूनिट सेम होना चाहिए। अब तो सॉल्व करना है एक लाइन का, 5/2 मतलब 2 पॉइंट, या 5/2 ही रहने दो, और P1 माइनस P2, ये रहा P1 और ये रहा P2, दोनों को माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करना है, दिस माइनस दिस, तो ऊपर में देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो मैं कॉमन ले लूं, P इंटू 45.25, कैलकुलेशन एक बार में समझ लीजिएगा क्योंकि मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगा, P इंटू 45.25 दोनों में कॉमन ले लिए, यहां क्या बचा 1/44.5 और माइनस, तो एलसीएम लेंगे तो 44.5 इंटू 46, 46 इधर आएगा, 44.5 इधर जाएगा, और माइनस करेंगे तो 1.5,
आया समझ में? मत पूछना। अब तो हो गया ना, पी कैलकुलेट कर लेंगे, सबको इधर भेज दीजिए, पी कैलकुलेट कर लेंगे। मैं स्मार्ट कैलकुलेशन से कैलकुलेट करके दिखाता हूं, बाकी अप्रॉक्स के आसपास आंसर हो जाएगा। तो देखो ये तो 45.25 भी लिखा हुआ है और ई भी तो उसी के आसपास लिखा हुआ है ना, जो काट देते हैं, काट देना। और क्या काटे, ये लिखा हुआ है 2.5 और ये लिखा हुआ है, तो 5 तिया 15, 5 6 25 और 3 से 46 कट गया 15 बार में, 15 तिया 45, तो 15 5 75, अप्रोक्सीमेटली 75 या 75 से मतलब 5 होगा आंसर। देखो 75.39, हम 5 निकाले थे, कौन सा गलत निकाले थे? 75.4 सेंटीमीटर ऑफ एच आंसर। बुझ गए? मैं एक बार वापस से समझा रहा हूं क्योंकि ये सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स था, एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, समझिए। पहले हम लोग क्या किए, ये वाले चैम्बर के लिए जिसका गैस यहां से यहां आया है, इस कंडीशन में बॉयल्स लॉ लिखे, इसका प्रेशर यहां का P वॉल्यूम A इंटू L नॉट, तो वो लिखे P A L नॉट, P1 V1 P2 V2, सेम चीज इसके लिए लिखे, दोनों को बराबर करके P1 निकाले, फिर सिमिलरली इस चैम्बर का लिखे P2 निकाले, फिर इसका FBD बनाए, इसका वेट mg नीचे, इधर की तरफ mg sin थीटा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा। फिर इसका, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखे, जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से, इधर से कितना फोर्स लग रहा है P2 की वजह से जो फोर्स होगा और ये mg/2 की वजह से। अब P2 की वजह से जो फोर्स होगा, P2 प्रेशर है तो प्रेशर इनटू एरिया होगा फोर्स, लेकिन P2 जो प्रेशर है वो प्रेशर न्यूटन मतलब पास्कल में नहीं लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो रोज ही पहले मल्टीप्लाई करती है और तब इनटू एरिया। ठीक, इधर से प्रेशर हो गया, इधर से फोर्स हो गया P2 इंटू ए, मतलब P2 इंटू रोजी इंटू ए, ये हो गया फोर्स ये वाला प्लस mg/2 और इधर से लग रहा है P1 इंटू ए। फिर सवाल पहले यहाँ पे एक स्टेप किए कि m का वैल्यू लिखे, यहाँ से रिप्लेस किया, तो m क्या होता है? मास, और मास कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके। ये मास किसका है? इसी मरकरी पैलेट का, तो इसका मास कैसे निकाले? पहले इसका वॉल्यूम लिखे, इसका वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू 5, ये इसका वॉल्यूम हुआ, इंटू रो, ये उसका मास इंटू मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया, जो मास हो गया m इंटू g। काट पीट करके कैलकुलेट कर दिया। बुझ गए आप लोग? किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, देखिए फिर कोई दिक्कत है। चलिए हम लोग एक सवाल और करते हैं, जो कि जैसा अभी सवाल किए बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन उससे थोड़ा आसान है। पहले मैंने आपको टफ वाला करा दिया ताकि आपको ये क्वेश्चन आसान लगे। अगर मैं पहले ये कराता ना तो आपको यही क्वेश्चन टफ लगता और वो वाला तो फिर महा टफ लगता, लेकिन जान करके पहले टफ वाला करा दिया तो ये वाला क्वेश्चन अब तुमसे बन जाएगा। पहले नहीं बनता, अभी ये बन जाएगा। ये आदित्य का डाउट है। आदित्य कौन है? तुम? वो इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद करेंगे। पहले ये वाला कर रहे थे, मरकरी पैलेट वाला अभी किए ना, तो लिखिए सवाल। अच्छा ये भी HCV से ही है, HCV एक्सरसाइज का सवाल है। ये HCV एक्सरसाइज का, इसमें तो लिखा है 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर है, कोई और है? 33 है। चलिए देखिए, अ यूनिफॉर्म ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, a uniform tube closed at one end, closed at one end, comma, contains a pallet of Hg, contains a pallet of Hg 10 centimeter long, contains a pallet of Hg 10 centimeter long, full stop, full stop. When the tube is kept vertically, when the tube is kept vertically with closed end upward, with closed end upward, comma, the length of air column trapped, the length of air column trapped is 20 centimeter, is 20 centimeter,
full stop. Find the length of air column trapped. Find the length of air column trapped when tube is inverted. When tube is inverted so that closed end goes down. So that closed end goes down. Full stop. Take atmospheric pressure is equals to 75 centimeter of Hg. 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg. मैं एक बार सवाल समझा दूं आप लोगों को. क्वेश्चन है, अब समझिएगा ध्यान से. अ यूनिफॉर्म ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड. एक ट्यूब है, वो एक एंड पे क्लोज्ड है, मतलब दूसरा एंड क्या है उसका, ओपन है. कंटेन्स Hg 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. उसमें क्या है, Hg है, मरकरी पैलेट है, इसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर. व्हेन ट्यूब इज केप्ट वर्टिकली, पहले इसको कैसे रखे हैं, वर्टिकली विथ क्लोज्ड एंड अपवर्ड. क्लोज्ड एंड अपवर्ड मतलब ये ऐसा ट्यूब होगा और इसको ऐसे रखे. ठीक है, तो कह रहा है व्हेन ट्यूब इज केप्ट वर्टिकली विथ क्लोज्ड एंड अपवर्ड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम ट्रैप्ड इज 20 सेंटीमीटर. तो इसमें इस तरह से कहीं मरकरी पैलेट होगा. यहां ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये पूरा अच्छे से क्लियर नहीं दिखता है बच्चों को. हम इसलिए बना पा रहे हैं आपको कि हम पढ़े हैं पहले से. इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं है. एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो मरकरी पैलेट है वो बीच में कहीं इक्विलिब्रियम में है और ऊपर नीचे जो एयर है उसका मिलाकर के लेंथ, मतलब ये लेंथ ऑफ एयर प्लस ये लेंथ ऑफ एयर, अगर मतलब इसको आप लोग x कहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस x सेंटीमीटर. दोनों एयर कॉलम का मिलाकर के लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर और ये जो मरकरी पैलेट है उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर. ऐसा है. समझ पा रहे सवाल क्या है. ये वाला एंड क्या है, ओपन एंड है, लेकिन अभी तो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और यहां पे ये क्या है, एयर. अब कह रहा है कि हम लोग इसको पलट दिए, ऐसा करते हैं. ठीक है, अब यहां कहीं मरकरी पैलेट होगा. अभी भी ये लेंथ मरकरी पैलेट है, कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर. और ये वाला तो एयर उस वाले एयर के कांटेक्ट में आ गया, हवा के एयर के कांटेक्ट में. यहां पे जो एयर ट्रैप्ड होगा इसका लेंथ ये y आपको बताना है. सवाल समझ गए आप. ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ा सा क्लियर नहीं था. अब ये सवाल आप लोग बना सकते हैं, बनाइए, ट्राई कीजिए, उससे आसान है ये. और डेटा दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेना है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg. बस सिंपली इक्वेशन लिख दीजिए वही इक्विलिब्रियम का. पहले यहां लिखिए, फिर यहां लिखिए और फिर इस वाले चैम्बर के लिए गैस लॉस, ये चैम्बर के था उसके लिए गैस लॉस. तो ये वाला सवाल के लैंग्वेज को हम सुधार करके, इसका लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको सुधार करके अगली क्लास में कराएंगे इन L20. हाँ, जगह छोड़ दीजिए आप कॉपी. एक सवाल और करते हैं हम लोग. ठीक है, ये सवाल है, लिखिए फाइंड. देखो ये सब सवाल एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जी एडवांस के लिए. लिखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, बातें नहीं. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर which molar heat capacity C is equals to CV plus beta V. C का वैल्यू कितना है, CV plus beta V.
अब इस बात को समझ लीजिए कि अगर किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का इक्वेशन निकालना हो और मोलर हीट कैपेसिटी दिया हो तो ये कैसे निकालते हैं, ऐसा कैसे करते हैं? हमने आपको ना इसके ऊपर एक सवाल दिया था, आपको याद है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के मोलर हीट कैपेसिटी का इक्वेशन लिखने मैंने कहा था आप लोग उसे डिराइव करके लाना, भूल गए आप लोग सब, है ना? वो इसी कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उसी दिन हम एडियाबेटिक या उसके उस दिन या उसके एक दिन पहले एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन डिराइव करके दिखाए थे आप लोग को। ये सब एक ही जैसा होता है, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, याद है आप लोग को? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन तो क्या यूज करेंगे हम लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म याद है आप लोग को? फर्स्ट लॉ याद है? क्या लिखते हैं बताओ? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो Q को लिख दो dQ, डेल्टा को और वर्क को, हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सा बराबर? अब dQ क्या होता है? तो आप याद करो Q क्या होता था? NC डेल्टा T। क्या होता है Q? तो dQ क्या होगा? NC dt। क्या होगा? अब बताओ du क्या होता था? NCV डेल्टा T, मतलब डेल्टा U होता था, तो du क्या होगा? NCV dt। और dW, तो W होता था इंटीग्रेशन PdV, dW क्या होगा? PdV। अरे भाई समझो, इसको dW है PdV, तो इसको दो साइड इंटीग्रेट, अगले स्टेप में कर देते हैं, इसको दो साइड इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन dW इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PdV का हो गया ना, तो dW का इंटीग्रेशन W, तो अगर W होता है इंटीग्रेशन PdV तो dW कितना होगा? PdV। इस इक्वेशन पे आप लोग ये सब सारा सवाल सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे ये जो सवाल है इसमें क्या दिया हुआ है? C दिया हुआ है, कितना? CV प्लस बीटा V, तो C की जगह रख दीजिए N इंटू C की जगह क्या लिख देंगे? CV प्लस इंटू dt इज इक्वल्स टू NCV dt प्लस P को हम लोग क्या लिख देते हैं? nRT बाई V इंटू dt। P क्या लिख दिया हम लोग? अब देखिए इसमें से सबसे पहले तो क्या क्या कुछ कटेगा क्या? हाँ कटेगा। देखो जब ये dt मल्टीप्लाई करोगे CV से और NV तो NCV dt इधर भी कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? N बीटा V dt, N बीटा V dt इज इक्वल्स टू nRT बाई V dV, बचेगा ना जी? तो देखो काट पीट करो, इसमें N से N कटा और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब खाली एक साइड, सारे वेरिएबल्स को एक साइड लिखिए, मतलब एक जैसे वेरिएबल को एक साइड, इधर dt है तो t को इधर भेज दीजिए, तो हो गया dt बाई t इज इक्वल्स टू, समझ पा रहे आप चीजों को? dt बाई t इज इक्वल्स टू, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, बीटा v को उधर भेज दीजिए, तो यहां क्या बचा? ऊपर में एक r बचा रह गया, नीचे बीटा आ गया, dv तो था ही, एक v नीचे था, एक v और आ गया, क्या हो गया? दोनों साइड बस इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन ln t, dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है? r बाई बीटा कांस्टेंट बाहर आ गया, dv बाई v स्क्वायर का, v स्क्वायर को ऊपर रहे तो v का पावर -2, v का पावर इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाता है, तो v का पावर -2 में एक और ऐड करोगे कितना होगा? v का पावर बाय -1, जो पावर लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं, तो v का पावर -1 मतलब नीचे लिख दूंगी, बोलो। ln को जब उधर भेजते हैं ना तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, जब ln को उधर भेजोगे तो e का पावर -r बाय बीटा v, तो इस फॉर्म में भी इक्वेशन लिखा जा सकता है या फिर इस फॉर्म में। इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम में ये लिस्ट हो गया, तो अगर C का वैल्यू दिया रहेगा तो इस तरह से किसी प्रोसेस का हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का इक्वेशन निकाल लेंगे। अब आगे से दिया रहेगा तो पक्का। तो आगे आपके सीट्स में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं
तो ऐसा कर लीजिएगा, इसको लिखिए। फिर एक सवाल और इसी के जैसा करेंगे, लेकिन उसमें हम तो इक्वेशन पूछ सकते हैं, उसमें भी इक्वेशन भी पूछ लेंगे और एक आध बात और पूछ लेंगे। फिर इसको लिखिए। तो चलिए आज का आखिरी सवाल कर लेते हैं जल्दी से। ऑक्सीजन अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन व्हिच C is equals to अल्फा T। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हम लोग को ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंशियल फॉर्म में यूज करना है? तो आप देखिए मोलर हीट कैपेसिटी जनरली कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेरिएबल, टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। और क्या पूछ रहा है इसमें आपसे? वर्क डन बताइए। तो आपको एक मन में लगेगा कि वर्क डन C से थोड़ी रिलेटेड होता है, C से तो क्या रिलेटेड होता है? हीट। लेकिन हीट अगर निकाल लें हम लोग, और डेल्टा यू तो कोई भी प्रोसेस हो NCV डेल्टा T होता है, और इस गैस ऑक्सीजन का CV तो पता ही है हम लोग को। बोलो, डेल्टा T भी पता है, कहां से कहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है? T0 से 2T0। तो डेल्टा यू पता चल जाएगा, तो Q निकाल लेते हैं। डेल्टा यू पता कर लेंगे तो W निकल जाएगा। और Q का फॉर्मूला तभी अभी आपको बताया, dQ का फॉर्मूला क्या होता है? NCDT। तो Q का फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन NCDT। NC का वैल्यू कितना है? अल्फा T dt। और कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? T0 से 2T0। तो Q हो जाएगा N अल्फा कांस्टेंट है बाहर, T dt का इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाय 2। T स्क्वायर में पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, तो 4T0 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3T0 स्क्वायर। N अल्फा इंटू 3T0 स्क्वायर बाय 2। ये हीट हो गया। और डेल्टा यू कितना होगा इस प्रोसेस में? NCV डेल्टा T। तो N CV, ऑक्सीजन का CV कितना होता है? 5R बाय, और डेल्टा T कितना है? T0। तो Q पता है, डेल्टा U पता है, तो वर्क निकल जाएगा Q माइनस डेल्टा U। तो N अल्फा इंटू 3T0 स्क्वायर बाय 2 माइनस N इंटू 5R बाय 2 इंटू T0। तो वर्क कितना हो जाएगा? देखिए क्या क्या कॉमन इसमें, N T0 बाय 2 कॉमन है, N T0 बाय 2 कॉमन ले लिए, 3 अल्फा T0 माइनस 5R। ये हो जाएगा वर्क। ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन आपका दिमाग का दही करने के लिए N नहीं देगा, जान करके ऐसे फंसा लेता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, कभी कोई कर लेता है। तो N का वैल्यू आप कितना मान लीजिएगा? सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3 अल्फा T0 माइनस 5R इंटू T0। ठीक है। हालांकि आंसर इसी फॉर्म में चाहिए था, N लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं, ठीक है। या कभी क्वेश्चन लिख देता है कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, लेकिन नहीं लिखा है तो चलिए मान लेंगे, मानना पड़ेगा, लेकिन लिख देना चाहिए था। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आज का लेक्चर बेसिकली आपके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउट्स के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर था। इसको अच्छे से करिए और फिर अगले क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।